हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण कुमार सुमित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर यूट्यूब चैनल टीचर्स कैंपस। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के 15 क्वेश्चन पे। जी हाँ, आपके एग्जाम में पर्यावरण पे 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन फैक्ट्स पे आधारित और 15 क्वेश्चन उसके पेडागोजी से यानी कि शिक्षण शास्त्र से। तो आज हम लोग पर्यावरण के फैक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं 15 क्वेश्चन, और ये सीरीज आज से मैं आरंभ करता हूँ। और इसी तरह 15 क्वेश्चन कभी फैक्ट से तो 15 क्वेश्चन कभी उसके शिक्षण शास्त्र से आते रहेंगे। और अन्य विषयों में भी, जैसे कि गणित, मैथ में, उसमें भी 15 क्वेश्चन फैक्ट और 15 क्वेश्चन पेडागोजी आते रहेंगे। बाल विकास में भी 15 क्वेश्चन फैक्ट्स, 15 क्वेश्चन पेडागोजी आते रहेंगे। और जो आपका साइंस है उसमें भी आएंगे 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन फैक्ट्स और 10 से 15 क्वेश्चन पेडागोजी, और हिंदी में भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा मकर संक्रांति, तीसरा लोहड़ी, चौथा बिहू त्यौहार। तो आप लोग जल्दी से आंसर सोच लेंगे कि आंसर क्या होगा। जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन डी सोच के रखा है वो बिल्कुल ही सही है। जी हाँ, बिहू असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि फसल कटाई के उपरांत मनाया जाता है। और हम लोग बात करेंगे अन्य उदाहरण पे, जो कि है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा सा जान ले। यह पूरे भारत और नेपाल में विविध नाम से मनाया जाता है, और पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। और इसका जो अन्य नाम है वो है खिचड़ी और पोंगल भी इसे कहा जाता है। और इसके पूर्व संध्या पर एक दिन पहले एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कि हम लोग लोहड़ी कहते हैं। जी हाँ, ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह पौष मास की अंतिम रात्रि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाई जाती है। और एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है दीपावली। यह शरद ऋतु में मनाया जाने वाला भारत का बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या में मनाया जाता है, जो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है। तो हम लोग अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि चिराऊ नाच किया जाता है। चिराऊ नाच बोलने का यहाँ पे संदर्भ है कि कहाँ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन आप लोग सोच लेंगे जल्दी से। इसका आंसर है मिजोरम। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन मिजोरम। अन्य राज्य के संदर्भ में भी हम लोग जानकारी लेंगे कि कहाँ पे कौन सा नाच प्रसिद्ध है। हम लोग चलेंगे अगर मेघालय पे, तो वहाँ पे कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे नॉन गरेम और लाहो। जी हाँ, नॉन गरेम और लाहो वहाँ पे प्रसिद्ध नाच है। दूसरा चलेंगे हम लोग मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध नाच है वो है जवारा, मटकी और अडा इत्यादि। और उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध नाच है वो है आपका नौटंकी, रासलीला, इटीसी इत्यादि। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन से महीने में पक्षी अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है। कौन से महीने में पक्षी अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है। तो वो है दिसंबर, अप्रैल, जनवरी या मार्च। आप लोग आंसर जल्दी से सोच लेंगे। तो पक्षी जो अपना घोंसला बनाकर आंसर देता है वो है अप्रैल माह। जी हाँ, याद रखेंगे, अप्रैल माह में वो अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जी हाँ, भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 7, चौथा 8। जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जी हाँ, 4 तरह के जहरीले सांप है। कौन कौन से हैं सुन लेंगे जल्दी से। नाग, दूसरा करैत, तीसरा अफाई और चौथा है दुबोइया। ये 4 तरह के सांप है जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं और भारत में पाए जाते हैं। और एक बात सुनेंगे सांप के बारे में कि जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति को काटता है, जिससे कि जहर
उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और उस जहर को ख़त्म करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है जिसे कि सीरम कहते हैं, वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इतना फैक्ट सांप के संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के मद्देनजर से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है? जी हाँ, कितनी पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है कौन? वयस्क हाथी। ऑप्शन आप लोग के सामने है, जल्दी से देख के आंसर दें। आंसर सोच ले जल्दी से आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 100 kg। जी हाँ, और यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है 200 kg के साथ। तो जब आप एनसीईआरटी के कक्षा 4 के अध्याय 3 नंदू हाथी को पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा भी रखा है, वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे 200 kg के साथ जो कन्फ्यूजन होता है वो 200 kg नंदू का वेट है। नंदू का वेट है 200 kg और वयस्क हाथी जो पत्ते और झाड़ियाँ खाता है वो 100 kg खाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने इस पर वीडियो बना भी रखा है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चील, बाज, गिद्ध हमसे कितना गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है? जी हाँ, चील, बाज और गिद्ध हमसे कितना गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है? तो ऑप्शन देखें, उसमें 5 है, 4 है, 7 है और 10 गुना है। तो जल्दी से आंसर सोच लेंगे। और यहाँ पे बाज है, उससे कन्फ्यूज नहीं करेंगे बाघ के साथ। बाघ के संदर्भ में मैं अगले क्वेश्चन में बताऊँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 गुना। जी हाँ, इसका सही आंसर है 4 गुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मनुष्य की तुलना में बाघ, जी हाँ, अभी मैंने जिसकी चर्चा की थी बाघ, वो आ चुका है। तो बाघ अंधेरे में कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो मनुष्य की तुलना में बाघ यहाँ पे अंधेरे में कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो ऑप्शन आपके समक्ष देखेंगे, 5 गुना, 6 गुना, 3 गुना या 4 गुना। जल्दी से आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 गुना। जी हाँ, वहाँ पे बाज था, यहाँ पे बाघ है, तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तीसरा कन्नौज और चौथा आगरा। तो जल्दी से क्वेश्चन देंगे। ये आपके एनसीईआरटी कक्षा 4 फुलवाड़ी से है जो कि मैंने पढ़ा रखा है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कन्नौज। जी हाँ, कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 क्या है ये आप लोग देखेंगे। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? जी हाँ, जो चक्रवात को रोकते हैं वैसे वन क्या कहलाते हैं? तो वैसे वन आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है, जल्दी से आप लोग ऑप्शन देखेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। जी हाँ, जिन्होंने सी सोचा है वो बिल्कुल सही है। और अन्य ऑप्शन पे भी हम लोग बातें करेंगे तो देख लेंगे पर्णपाती वन के बारे में क्या हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे अन्य ऑप्शन को भी। जी हाँ, पर्णपाती वन तो ऐसे पौधों और वृक्षों जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देता है। जी हाँ, जो अपने पत्ते गिरा देता है उसे हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन। इसके उदाहरण क्या है सुनेंगे। सेब, बांस, शीशम, सहतूत, अनार, आंवला, साल, ये सब पर्णपाती वृक्ष या पौधों के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है सदाबहार वन, इसको देख लेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सदाबहार वन क्या है सुनेंगे। ऐसे पौधे या वृक्षों जिन पर हर मौसम में पत्ते रहते हैं। जी हाँ, उसमें पत्ते गिर जाते हैं, इसमें हर मौसम में पत्ते रहते हैं, यानी कि उसके विपरीत यह पर्णपाती वन से भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। सदाबहार वृक्ष के पत्ते गिरते हैं परंतु एक साथ नहीं गिरते और गिरने के साथ नए पत्ते भी आते रहते हैं। इसके उदाहरण क्या है सुनेंगे। इसके उदाहरण हैं आपको नीम, देवदार, नींबू, चीकू, कपूर इत्यादि। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सुन लेंगे। छेद जैसे कान इनमें से किनमें नहीं होते हैं? जी हाँ, छेद जैसे कान इनमें से किनमें नहीं होते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा छिपकली, तीसरा मगरमच्छ, चौथा गाय। तो आप लोग आंसर जल्दी से दे देंगे। तो इसका आंसर है गाय। जी हाँ, ये एनसीईआरटी 4 के अध्याय 2 में निहित है, कान कान चैप्टर से। जी हाँ, उसमें दिया गया है कि मेढक में भी छिद्र होते हैं कान के रूप में, छिपकली में भी होते हैं और मगरमच्छ में भी होता है, परंतु गाय में वैसा छिद्र नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय।
तो हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्लोथ भालू जैसा एक जानवर होता है जो कि कितने घंटे एक दिन में सोता है। तो ऑप्शन है आपके समक्ष 14 से 16 घंटा, 12 से 14 घंटा, 17 से 18 घंटा या 20 से 22 घंटा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 से 18 घंटा। वो 17 से 18 घंटा पूरे दिन में सोता है। कौन? स्लोथ। किसके जैसा होता है? भालू जैसा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से खरीफ फसल का समुच्चय कौन सा है? मतलब खरीफ फसल वाला समूह, खरीफ फसल वाला ऑप्शन निम्न में से कौन सा है? तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है कपास, धान, मटर, अलसी। दूसरा है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। तीसरा है चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। और चौथा है मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। तो जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धान, कपास, मक्का और सोयाबीन। जी हाँ। और आप लोग खरीफ और रबी के बारे में सुन लेंगे। यहाँ पे खरीफ की चर्चा की गई है लेकिन मैं रबी की भी चर्चा कर देता हूँ। तो खरीफ फसल के बारे में सुनेंगे। ये जुलाई महीने से, जी हाँ, ये जुलाई महीने से आरंभ होकर अक्टूबर नवंबर महीने तक इसकी अवधि होती है। और रबी फसल का अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी मार्च तक की अवधि होती है। किसकी? रबी फसल की। अब खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं और रबी फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, जो कि सुन लेंगे, शायद अब नहीं होगा। तो खरीफ फसल में क्या क्या है सुनेंगे। चावल, जैसे कि हम लोग धान कहते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि। उसके बाद हम लोग चलते हैं रबी फसल के उदाहरण पे, जो हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों इत्यादि। तो मुझे लगता है कि इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, यहाँ पूछने का संदर्भ है कि किससे होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से। मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो भी गलत हैं, जो ऑप्शन डी सोचे हैं वो भी गलत हैं, जो सी सोच रहे हैं वो सही हैं। जी हाँ, ये प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। टिश्यूज़ का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका प्रोटीन से होता है। तो हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि है हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला होता है। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? तो ये ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत है, NO, NO2, N2O और N2O3। इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो NO2 और N2O में होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि NO2 होता है या N2O होता है, एग्जाम में वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, N2O का नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका आंसर भी यही होगा। मैं शुरू से ऑप्शन पढ़ देता हूँ, जो कि NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O को डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है N2O3, इसे हम लोग डाइनाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोगों को याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है जाइलम और फ्लोएम में। तो ऑप्शन आपके समक्ष दोनों हैं, देखेंगे। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। जी हाँ, जब फूड भोजन की बात आए तो फ्लोएम, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, ये याद रखेंगे। ठीक है, जो से जाइलम और जो से जल, ये भी याद रखेंगे। तो जो से जाइलम, जो से जल, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर खाना की बात करें तो फ्लोएम और जल की बात करें, जल संवहन की बात करें या परिवहन की बात करें तो जाइलम। मुझे लगता है आज के बाद ये गलती नहीं होगी। तो आज ये थे 15 क्वेश्चन पर्यावरण पे। 3 से 8 यानी कि 3 से 5 आपकी NCERT पर्यावरण जो आपकी बुक में निहित है उससे, और 6, 7, 8 विज्ञान पे, जो कि दोनों से मिला के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि पर्यावरण या साइंस से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। और जो मैं थ्योरी ला रहा हूँ बीच बीच में, कभी CDP का तो कभी पर्यावरण का, वो आता रहेगा। और ये जो क्वेश्चन का सीरीज है ये भी चलता रहेगा बीच बीच में।
तो अभी पर्यावरण से मैंने स्टार्ट किया है, मैथ्स के भी आएंगे, सीटीपी का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, विज्ञान का भी आएगा और पर्यावरण के पेडागोजी भी आएंगे और अन्य विषय के भी पेडागोजी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी वादे के साथ कि मैं अगले वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट और मार्क्स गेनिंग वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और जहाँ तक हो सके शेयर करेंगे। और हाँ, अभी तक आप लोगों में से कोई भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर जाके क्लिक कर देंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। टीचर्स कैंपस एक परिवार की तरह है, इसमें आप सदस्य के रूप में जुड़ते जाए और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने मेहनत से आप लोगों के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।